अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज भी आपका हो चुका होगा। कुछ ऐसी अच्छी स्टोरीज भी आज हमारे पास हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिस पर आपको काफ़ी तशवीश होने वाली है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कल हमने बात की थी और उस हवाले से हमारे पास केपी से भी एक अच्छी खबर आ रही है। और केपी से अब ये खबर आ रही है कि अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपी गवर्नमेंट के, उन्होंने भी एक अच्छा कदम उठाया है। और अब आवाम के लिए ये अच्छा है कि वो उनके एक्स अकाउंट पे जाएंगे, अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। किसी किस्म की आपको कोई शिकायत है तो आप CSKP ऑफिशियल पे जाएंगे, @CSKP ऑफिशियल, वहाँ पे अपनी शिकायत करेंगे और उसके ऊपर डायरेक्टली जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपी के, वो खुद देखेंगे और आपको आपकी जो शिकायत है उनका अजाला भी किया जाएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम केपी के। हम इससे पहले पंजाब से भी इस तरह की कल हमने किया था ना डिस्कस। पंजाब से हमने अच्छी खबर की, फिर हमने देखा देखी सिंध से की, फिर देखा देखी हमने बलोचिस्तान से की और आज केपी से भी अच्छी खबर आ गई। वी हैव अ गुड न्यूज़ फ्रॉम केपी। सो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि एक सूबे में अच्छा काम होगा तो वो चारों में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एक जगह पे कहीं बुरा काम होगा तो वो इसी तरह से चारों पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर शख्स को ना कोई जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि वहां पे हुआ तो हम भी ये करेंगे, तो ये सिर्फ एक चीज है जो हमने आपके सामने रखी है। ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसमें इस तरह की अच्छाइयाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है उनकी। अगर एक जगह पे अच्छा काम होगा तो दूसरी जगह पर भी अच्छा काम होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल टच दूं तो अब आप देखें कि मरियम नवाज जिस तरह से तनकीद कर रही है, उस तरह पीपल्स पार्टी भी अपनी तरफ से तनकीद कर रही है। फिर वो जो PTI है उसका अपना एक सिस्टम है, वो अलग से तनकीद कर रही है। तो अब अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएं तो फिर हर जगह से आपको पॉजिटिविटी भी नजर आएगी। तो ट्रेंडिंग न्यूज हमारे सबसे पहले ये है में तवानाई के शोबे से अच्छी खबर सामने आई है, जहां तेल और गैस के नए ज़खायर से मुतल्लिक OGDC के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी आपको बताएं कि सिंध के ज़िला खैरपुर में बतरसम ईस्ट 1 में कुएं से गैस और जो कंडेंसेट है वो मिलेगा आपको। और तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि कुएं से 22.5 मिलियन मकब फीट योमिया गैस और 690 बैरल योमिया आपको इसी तरह से ये हासिल होगा। और ये कुआं 30 जून 2025 को खोदा गया था, जिसकी गहराई 3,800 मीटर तक रखी गई है। यानी कि मुल्की तवानाई के ज़खायर में नुमाया इजाफा। और फिर तलब और रसद की बात करें, डिमांड और सप्लाई की, तो उसमें फ़र्क कम होगा। नई दरियाफ्त से तेल और गैस के इंपोर्ट बिल में भी नुमाया कमी होगी। बिल्कुल ऐसी है और ये OGDCL के लिए बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। गैस के ज़खायर कहीं मिल रहे हैं, कहीं पेट्रोल के ज़खायर मिल रहे हैं और कहीं हमारी मादनियात की बात हो रही है जो कि हम डील अमेरिका के साथ कर रहे हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे और पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छे होंगे। एक और खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि कम उम्र की शादी शरीयत में बतल नहीं, मगर कानून के तहत इसको जुर्म करार दिया जाता है। मदिया बीबी ने वालिदैन के पास ना जाने, शोहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की और क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शोहर के साथ रहने का कहा। शरीयत के मुताबिक बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। निकाह नामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई, लेकिन नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 15 साल उसकी उम्र थी। अदालती फैसले में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के हवाले शामिल हैं और इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्री की शादी जुर्म है। अदालत ने फैसले की कॉपी तमाम मुतल्लिका वजारतों और फैमिली कोर्ट्स जजेस को भिजवाने की हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसले में सिफारिश की गई है कि शादी नाबालिगी और फौजदारी कवानीन में हम आंगी पैदा की जाए और निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बना दिया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा ही ना जारी हो और अवाम में आगे मुहिम भी चलाई जाए ताकि कम उम्री की शादी के नुकसान से बचा जा सके। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अगर एक्ट की बात की जाए, चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से बात की जाए, तो उसमें 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियां जिनकी शादी होती है वो जुर्म है। लेकिन अगर शरीयत की बात की जाए तो जब बलूगत आ जाती है बच्चियों में या फिर नौजवान बच्चों में, तो उनकी फिर शादी जो है वो जायज़ हो जाती है। लेकिन अब इस हवाले से कोर्ट जो फैसला दे चुकी है उसमें ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर जो निकाह रजिस्टर्ड करने वाले लोग होते हैं उनको
पता होना चाहिए कि अगर 18 साल एज नहीं है तो वो निकाह को रजिस्टर्ड ही नहीं करें। फिर उसके साथ साथ अवेयरनेस देनी चाहिए कम उम्र जो शादियां होती हैं बच्चों की, उस हवाले से कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो बेसिकली ये चीज़ समझाई गई है। अब इसमें काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कोर्ट भी यही मामलात को उठा रही है कि काफ़ी सारे शरीयत की बात की जाए या फिर लॉज की बात की जाए तो उसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तो उसको बेहतरी की ज़रूरत है और हुकूमत देखते हैं कि अभी इस हवाले से किस तरह के स्टेप्स लेती है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बताते हैं, वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE में दुनिया की पहली ऐसी मस्जिद तैयार होने वाली है जो किसी किस्म का कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज नहीं करेगी और दुनिया की पहली नेट जीरो एनर्जी मस्जिद अक्टूबर में अबू धाबी में अवाम के लिए खोली जाएगी, यानी कि इसी मंथ, जिसे मिट्टी और सोलर पैनल से तामीर किया जा रहा है। और ये मस्जिद अपनी तवानाई की 100% ज़रूरियात सोलर पैनल्स की मदद से पूरी करेगी, जबकि ऐसा कूलिंग सिस्टम होगा और ऐसा कूलिंग और सर्कुलर डिज़ाइन भी होगा जो तवानाई की ज़रूरियात को 1/3 जबकि पानी की ज़रूरियात को 50% तक कम कर देगा। और इस मस्जिद की तैयारी में एक बड़ा चैलेंज क़िबला रुख को यकीनी बनाने के साथ साथ ऊपर दर्ज चीज़ों को यकीनी बनाना था, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका जायज़ा लेना भी ज़रूरी था, वो भी लिया गया। और UAE की कदीम तरीन मस्जिद AI, अगर इस हवाले से मैं बात करूं तो ये विडिया रैम्ड अर्थ तामीराती तकनीक से मुतासर होकर इस नई मस्जिद के लिए मकामी मिट्टी की मदद से 197 फुट चौड़ी और 23 फुट लंबी क़िबला रुख दीवार को तामीर किया गया ताकि हरारत को बाहर ले जाया जा सके। और इस मस्जिद में 1300 यानी कि 1300 नमाजियों की गुंजाइश भी होगी और सेंसर्स के जरिए दर्जा हरारत में और नमी को मॉनिटर करके पंखों और एयर कंडीशंस को उसी वक्त ऑन किया जाएगा जब उनकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल ऐसी है और ये दुबई में काफ़ी अच्छा साबित होगा क्योंकि वहाँ पे जो वेदर है उसकी आपको कंडीशंस सबको मालूम है कि 50+ वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। जब इतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई होगा तो इस तरह की मसाजिद वहाँ पे बनना ज़रूरी थी और इस तरह की एक मस्जिद जब बनेगी तो डेफिनेटली इसके देखा देखी आपको दूसरी, तीसरी और चौथी मस्जिद भी नजर आएगी। और इससे पहले भी जितनी भी दुबई में मसाजिद बनी हुई हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, उनके अंदर जाते हैं तो आपको इस तरह का हीटिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम नज़र आता है। हीटिंग तो मेरे ख्याल वहाँ पे 1 महीना ही चलता है, लेकिन कूलिंग सिस्टम इस तरह का नजर आता है कि वो आपको फील नहीं होता कि बाहर कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। खबरतीन नुज़ात, अब दुबई से ही एक खबर हम शामिल करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से। दुनिया भर में साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ खतरा है और इसके मुकाबले के लिए माहिर और बासलाहियत साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के मैदान में मुनफरिद इक़दाम करता आ रहा है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दुबई पुलिस एक नया कदम उठाने जा रही है जिसका मकसद नई सलाहियतों को सामने लाना है और मुआशरे को साइबर खतरा से महफूज बनाना है। दुबई पुलिस ने एक मुनफरिद एथिकल हैकिंग मुकाबले का ऐलान किया है जिसका नाम कैप्चर द फ्लैग रखा गया है। ये मुकाबला साइबर सिक्योरिटी के बेहतरीन टैलेंट की निशानदेही के लिए मुतारिफ कराया जाएगा और ये पूरे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के तौर पर इसको बनाया जाएगा और ये एक पूरा अवेयरनेस मंथ जारी भी रहेगा। इसमें कुल 2,23,000 दिरहम के इनामात रखे गए और मुकाबले को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया। स्कूल के तलबा के लिए 40,000 दिरहम, यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए 78,000 दिरहम, जबकि प्रोफेशनल्स के लिए 95,000 दिरहम के इनामात रखे गए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स का आगाज़ 15 अक्टूबर से होगा और ये महीने के आखिर तक जारी रहेगा। इसके बाद फाइनल राउंड दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में 25 और 26 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। सो ये 5 अक्टूबर को एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। बिल्कुल जी, आपको याद होगा कि हमने एथिकल हैकिंग के ऊपर एक सेगमेंट भी किया था जिसमें हमने बताया था कि एक्चुअल में होती क्या है। तो एथिकल हैकिंग वही होती है जिसमें जो हैकर्स होते हैं वो आपका, चाहे वो मोबाइल सिस्टम है या फिर आपका अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें से जितने भी आपकी डाटा होता है या फिर जितने भी फॉल्ट्स होते हैं उनको ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद उसका मिस यूज नहीं होता बल्कि वो अपनी कंपनी वालों को बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं। और इसी तरह से अब ये जिस फ्लैग का आपने नाम लिया, कैप्चर द फ्लैग नाम रखा गया, ये कंपटीशन जिसमें बहुत सारे एथिकल हैकर आएंगे, अपनी महारत दिखाएंगे और फिर इनामात भी पाएंगे। इससे क्या होगा कि दुबई को बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा, डाटा सेफ हो जाएगा लोगों को, फिर अवेयरनेस हो जाएगी लोगों को, फिर साथ ही साथ जो है वो एक लीडर बन जाएगा दुबई। बिल्कुल ऐसी गज़ल। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बरतानिया और कराची को मिलाने वाली खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बरतानिया से चोरी की गई एक महंगी रेंज रोवर गाड़ी का सुराग मुबैना तौर पर कराची के इलाके सदर में लगाया गया है। बैनुल-अक़वामी पुलिस फोर्स इंटरपोल ने बरतानवी पुलिस की दरख्वास्त पर सिंध पुलिस को खत भेजा है ताकि इस लग्जरी गाड़ी की बाजियाबी में ताउन किया जा सके। ये गाड़ी 22 नवंबर 2022 को हैरोगेट से चोरी हुई थी। इंटरपोल की जानिब से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक गाड़ी का ट्रैकर एक अरसे के बाद 10 फरवरी 2025 को कराची में
दोबारा फाल हुआ था। आखिरी सिग्नल अजाम बस्ती कोरंगी रोड सदर के करीब मिले थे। इंटरपोल ने तस्दीक की है कि ये गाड़ी इसकी SMV डेटाबेस में शामिल है और पाकिस्तानी हुक्काम से दरख्वास्त है कि वो इसकी बाजियाबी के इंतजाम करें। सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने कार की तलाश के सिलसिले में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और मगर अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि गाड़ी कब्जे में ली गई है या फिर नहीं ली अच्छा, गई। ये जो गाड़ी का आपने नाम लिया है रेंज रोवर, ये सबसे लग्जरी कार है और इसको टारगेट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ज़ाहिर है बाहर की कंट्रीज़ में। और इसको ना हैक करने का हवाले से मैं एक मूवी देख रही थी, उसमें भी इसी तरह से था कि इसको ना बड़ी एथिकल तरीके से हैक किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ना, तो बहुत सारी कीज़ इसकी सिग्नल्स को हैक कर लिया जाता है। तो अभी तक जिस तरह आपने एंड में बताया कि अभी तक ये नहीं पता कि ये गाड़ी कब्जे में ली गई थी या क्या कुछ हुआ था, मतलब अभी इसके ट्रेस करने का अमल जारी है। सिग्नल से हम मजीद कुछ बात नहीं कर सकते, जैसे जैसे इसके रूट्स की डिटेल्स आएंगी, इसके गैंग की डिटेल्स आएंगी, तो फिर हम आपके साथ मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको स्टोरी बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि अमेरिका में शदीद सियासी इख्तिलाफात और कांग्रेस वाइट हाउस के दरमियान बजट पर इत्तफाक ना होने के बायस हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो गई है और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये शटडाउन अमरीकी तारीख में 15वां है, जिसके बायस 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया और रोज़ाना की बुनियाद पर $400 मिलियन का नुकसान भी हो रहा है। और ये सूरत हाल फंडिंग के किल्लत के बायस बनी, क्योंकि ज़ाहिर है अमरीकी सेनेट ने एक आर्जी बजट बिल को मुस्तरद कर दिया, फिर 21 नवंबर तक हुकूमती अखराजात जारी रखने के लिए पेश किया गया था और उस बिल की मुखालफत डेमोक्रेट्स ने उस बुनियाद पर की कि रिपब्लिकन्स ने इसमें सेहत आमा के लिए दी जाने वाली मराद की तौसीह शामिल करने से इनकार कर दिया, जो साल के ज़ाहिर इख्तिताम पर ख़त्म हो रही थी। और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन जमात हुकूमत के अखराजात को महदूद करने और वफाकी इदारों की तंजीम नौ के लिए अज़्म है उनका, ये उसके लिए काफ़ी पुरज़्म है वो लोग। और ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही दिसंबर तक 3 लाख मुलाजमीन को फारिग करने की मुहिम पर काम भी कर चुकी है और शटडाउन को मजीद कटौतियों के लिए एक मौके के तौर पर देखा भी जा रहा है। और शटडाउन के बायस ना सिर्फ साइंसी तहकीक और फ़ज़ाई सफ़र इससे ये आप ये कहें कि सस्ता हो जाएगा, बल्कि सितंबर के मुलाजमीन से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट भी जारी नहीं हो सकेगी। फिर सफ़र भी आपका सस्ता हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, कम हो जाएगा और फिर अमरीकी फ़ौज एहलकारों को भी तनख्वाहें मौखर होने का सामना करना पड़ेगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस बार का जो शट डाउन है वो माजी के मुकाबले में ज़्यादा तवील भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जमातों के अंदरूनी हलके शदीद दबाव में हैं और कोई भी अपने डोनर्स के सामने पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपने डोनर्स के सामने भी, अपने वोटर्स के सामने भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जिस तरह आपने तमाम स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, इसमें मुलाजमीन भी फारिग हुए हैं, फिर जो उनका फ़िज़ाई सफ़र है वो भी सुस्त हो जाएगा और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसको आप ये कह सकते हैं कि एक बैकलैश देखने को मिल रहा है अमेरिका की जो इकॉनमी है उसमें। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका शायद ज़्यादातर इन्हिसार पाकिस्तान और इंडिया की जंग पे रहा, इसी तरह से फ़लस्तीन और इजराइल की जंग पे रहा या फिर रशिया और यूक्रेन की जंग में रहा। लेकिन जो उनके इंटरनल हालात हैं वो अभी भी इतने साजगार नहीं हैं, जो उनके इकनॉमिकल हालात हैं, मुआशी सूरत हाल है अमेरिका की, अभी वो इतनी साजगार नहीं है। सबसे ज़्यादा कर्जा उन्होंने आज भी चाइना का देना है, जिसको वो अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर समझते हैं। और इसके साथ साथ जो एक नारा था सदर ट्रंप का कि उन्होंने अमेरिका को वापस अजीम बनाना है, अजीम तर बनाना है, उस नारे में शायद जंगों की हद तक तो वो कामयाब हो चुके हैं कि जंग उनके कहने पर रुकती भी है और चलती भी है, लेकिन इकॉनमी को किस तरह से सहारा देना है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप सही कह रहे हैं। ये थी जी हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आज आपको पसंद आई होंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। ये सारी न्यूज़ थी और ट्रेंडिंग न्यूज़ थी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।